औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 501 का लेक्चर नंबर 23। डायरेक्ट लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हमारी MTH 501 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो सके। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये लेक्चर वैसे देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बजाय इसके कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में जो चीज़ें हैं वो है एक तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन के यूनिक रिप्रेजेंटेशन मतलब यूनिक क्या है इसमें। ठीक है, दूसरा है इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होती है, ठीक है, बेसिस क्या होते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये भी आप लोगों को तभी समझ आएगा जब आप लोगों को एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एग्जाम्पल में। अब देखें, उन्होंने कहा है कंसीडर अ बेसिस। ये देखें, जो बेसिस है ना ये वेक्टर की बेसिस होती है। ठीक है, बेसिस B1 एंड B2 ये होती है बेसिस। B1 की वैल्यू ये रही और B2 की वैल्यू ये रही। ठीक है, अब ये देखें ब्रैकेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, इसलिए हमारे पास यहाँ आर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो फिर आर क्यूब होता है। ठीक है, आर जो है वो एलिमेंट को जाहिर करता है। ये हमारे पास बेसिस आ गई, बेसिस की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और जो हमारे पास ये है ना वेक्टर, ये है हमारे पास वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर की वैल्यूज है। ठीक है, अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गया। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं सी। अब ये देखें, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, एक्स हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट और सॉरी वेक्टर होता है। ठीक है, और C1 ये सी और सी जो होते हैं ये होते हैं कोऑर्डिनेट, और B1 एंड B2 ये जो होते हैं ना हमारे पास ये होती है बेसिस। ठीक है, ये जो हमारे पास थी, सॉरी मैंने इसे कोऑर्डिनेट कह दिया, ये हमारे पास थी, हाँ ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं। ठीक है, ये था हमारे पास वेक्टर और ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि कंसीडर अ बेसिस, बेसिस दी हुई है वेयर ये बी की वैल्यूज दी हुई है जो कि बेसिस हैं। ठीक है, सपोज एन एक्स आर स्क्वायर हैज़ कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हैज़ कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया गया, हमने फाइंड एक्स मतलब वेक्टर फाइंड करना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है ये वेक्टर है और यहाँ पे C1 एंड C2 जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है और B1 एंड B2 बेसिस हैं। ठीक है, और हर बेस के लिए ना वो कोई भी बेस हो, चाहे B3 हो, B1 हो, B2 हो, B3 हो, जो भी हो, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना बी से पीछे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें था यूनिक। ठीक है, यूनिक कोऑर्डिनेट्स जो थे वो तो थे हमारे पास, यही उन्होंने बताया हुआ था। ठीक है, बेसिस भी आ गए हमारे पास, कोऑर्डिनेट भी आ गए। ठीक है, वेक्टर भी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा फार्मूला था x इक्वल टू C1 B1 C2 B2। ठीक है, हमने क्या करना है, इनके दरम्यान में डालना है प्लस। ओके, ये याद रखना है कि x इक्वल टू C1 B1 प्लस C2 B2 प्लस C3 B3, जितना आगे जा सकता है जो उन्होंने वैल्यू दी उतना ही हमने आगे जाना है। यहाँ पे हमें 2 बेसिस थी इसलिए हमने 2 ली। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू थी, ये थी C1, कोऑर्डिनेट हम C को कह रहे हैं। ठीक है, C1 B1 ये हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू ऊपर वाली, और नीचे वाली जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को इनकी जगह पे पुट किया। C1 की जगह पे हमने -2 जो कि ये रहा, और B1 की जगह पे हमने क्या किया, B1 की वैल्यू ये 1 और 0 ये रही। ठीक है, वो पुट की। इसके बाद C2 है, C2 का हमारे पास जो है 3 है, और B2 आ गया, और B2 जो बेस है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, इन्हें मल्टीप्लाई किया। -2 को पहले 1 के साथ फिर 0 के साथ, -2 को जब 1 के साथ किया तो -2 और 0, 3 को 1 के साथ किया तो 3 और 3 को 2 के साथ किया तो 6 आ गया। फिर हमने क्या किया, इन्हें प्लस कर लिया। अब ये यहाँ पे था हमारे पास -2 प्लस 3। ठीक है, हमारे पास आ गया 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे -2 और ये +3 था ना इसलिए, और 0 + 6 किया तो हमारे पास 6। मतलब अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है ना ये हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने वेक्टर फाइंड किया है। यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल है जो एक दूसरे से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें से मेन मैं करवा दूंगी आपको जिससे आपको लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि लेट एस हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास बेसिस हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, R3 उन्होंने बताया, मतलब ये एलिमेंट को बताया था मैंने कि जाहिर करता है। ठीक है, 3 है मतलब इसके अंदर 3 बेसिस हैं।
ये बेस 1 की वैल्यू, ये बेस 2 की वैल्यू और ये बेस 3 की वैल्यू। अब इन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट पॉइंट में ए में उन्होंने कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। पहले हमने क्या वेक्टर फाइंड किया था, अब हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने और यहाँ वेक्टर की वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, हमने क्या किया, अपना फार्मूला लिखा कि x इक्वल टू C1 V1 C2 B2 C3 V3। ठीक है, इसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ पुट की, ये वेक्टर की वैल्यू थी, ये C1 और ये बेस B1 की वैल्यू थी, मतलब V1 जो हमारे पास था B1 की जगह पे, फिर V2 फिर V3। ठीक है, हमने फिर क्या किया, ये आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, अब इन्हें हमने C1 को बेस 1, C2 को बेस 2, C3 को B3 के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, डायरेक्ट हमने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका एक तरीका है। C1 को पहले हमने इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख दिया यहाँ पे C1 आया। फिर C2 को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, 2C2। फिर C3 को हमने पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने लिख दिया यहाँ। फिर हमने क्या किया, C1 को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने लिख दिया। C2 को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने ये लिख दिया। फिर C3 को हमने सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, वो हमने ये लिख दिया। ठीक है, फिर C1 को थर्ड के साथ, फिर C2 को सेकंड के साथ किया, तो वो 0 हो गया। ठीक है, C2 को फिर हमने क्या किया, C3 को हमने 4 के साथ, मतलब थर्ड डिजिट के साथ जो कि 4 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 4C3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो थे ना वेक्टर, उसकी वैल्यूज़, ये हमारे पास C1 के लिए हमने इस्तेमाल किया, मतलब फर्स्ट के लिए। फिर सेकंड इक्वेशन थर्ड, ये आ गया 5 - 1 9, 5 - 1 9। ठीक है, अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब हमारी ये बन गई है 1 2 3 इक्वेशंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि नाउ फाइंड वैल्यू C1 C2 C3, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, और कोऑर्डिनेट हमारे C1 C2 C3 थे। क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए थे, इसलिए हम C3 तक गए हैं। V1 V2 V3 3 बेसिस थी ना, तो इसी तरह ही हमने 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें C1 C2 C3 की है, इसमें भी C1 C2 C3 की है, इसमें C1 और C3 2 इस्तेमाल हो रही है, 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। ठीक है, हमने क्या किया, C1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि 4C3 को उठा के हम दूसरी तरफ ले गए, वो बना 9 - 4C3। ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या करना है कि C1 को ना हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में पुट करना है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, ये रही इक्वेशन 1 C1 की जगह पे हमने क्या किया, C1 की वैल्यू पुट कर दी, जो कि 9 - 4 3 था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था 2C2, वो हमारे पास वैसे ही आ गया। फिर हमारे पास था 3C3, वो हमारे पास आ गया इक्वल टू 5। ठीक है, फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये देखें -4C3 और +4C3 क्या आया, -C। ठीक है, और +2C2 ये हमारे पास आ गया, और जो हमारे पास था 9, यहाँ पे हमारे पास 5 था और यहाँ पे 9। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो 5 - 9, जब इसे माइनस करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि 9 एक बड़ा डिजिट है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया था C1 की वैल्यू को, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। ठीक है, इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 C1, इक्वेशन नंबर ये 2C1, C1 की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बाकी हमारी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ये देखें, जो हमारे पास इक्वेशन है 2C2 -C3 -4। ठीक है, 4, और इक्वेशन जो हमारे पास 5 है 9C2 -5C3 इक्वल टू -19। अब ये देखें, हमने इन दोनों को लेना है, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5C3, इसकी तरह यहाँ पे 4 को। ठीक है, तो हमने क्या किया, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो हमारे पास ये बना ये वाला। ठीक है, हमने अभी 4 को, इक्वेशन नंबर 4 जो होती है हमारी ये वाली, उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट किया। ये इक्वेशन नंबर 4 जो हमने मल्टीप्लाई के बाद आंसर जो आया हमारा वो है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, इनके साइन चेंज हुए, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 4 में हमने इसे पुट किया कि जहाँ पे C2 था वहाँ पे हमने
उसकी वैल्यू पुट की, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया 2। उसके बाद क्या था, इक्वेशन नंबर C3, अब ये देखें C3 का हमारे पास आंसर आ गया है 2, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया है कि जो वैल्यू थी ना C3 की, इक्वेशन नंबर 3 में C3 की जो वैल्यू थी वो पुट की है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया C1 = 1। अब यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया था, C1 की वैल्यू फाइंड की, फिर C2 की वैल्यू और फिर C3 की, ठीक है। अब हमारे पास जो C1 में वैल्यू थी वो थी हमारे पास 9 - 4 C3, ठीक है। अब यहाँ से पूरी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई C1 की, हमने क्या किया, C3 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 2, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर जो हमारे पास ये वाली C1 वाली थी, ठीक है, C1 = 9 - 4 3 था, हमने यहाँ पे C3 की जगह पे 2 रखा, इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1, ठीक है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास थे जो हमने फाइंड करने थे C1 C2 C3, उनके हमारे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। C1 C2 C3 1 - 1 और 2, ये हमारे आंसर आ गए हैं। पहले जो एग्जाम्पल थी उसके अंदर हमने क्या किया, वेक्टर फाइंड किया। सेकेंड एग्जाम्पल जो ये वाली थी इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, ठीक है। अब थर्ड में हम देखते हैं कि थर्ड में उन्होंने हमें क्या कहा है, ये देखें ये वाला इसका पार्ट बी देखते हैं। अब उन्होंने कहा है फाइंड दी वेक्टर, ठीक है। अब इनमें वेक्टर फाइंड करना, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने वेक्टर ही फाइंड किया है, ठीक है। सेम हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है, ये रहा, सेम हमने फार्मूला लगाना है ये वाला, उसकी वैल्यू जो हमें दी होंगी वो हमने पुट कर देंगे, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल वो होते हैं जो एक तो बटा की फॉर्म में ना हो, सेकंड जो उनकी पावर होती है ना वो पॉजिटिव हो, किसी एक की पावर भी अगर नेगेटिव होगी ना तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। ये होता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमें ये दे दिया, ये हमारे पास उन्होंने दिए ये बेसिस, ठीक है। अब उसने कहा हमें P2 फाइंड करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, हमने क्या किया है कि अपना क्वेश्चन लिखा, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमारे पास बेसिस थी उसकी हमने वैल्यूज पुट की, ये हमें दी हुई थी कि A0 A1x + A2 x2, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई, यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ पे x, ये देखे ना A0 1 ये वाला, ठीक है। और हमारे पास जो था C1 जो थे कोऑर्डिनेट्स उनकी वैल्यूज आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स भी इसमें भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ठीक है, और उसने हमें ये दे दिए, ठीक है। बेसिक्स की जगह पे हमने ये पुट कर देनी है और हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1, ये देखें 1x x2, ठीक है। जो हमारे पास C होगा 1, C2 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 4, ये देखें ये वाला हमने पुट करना है ना कोऑर्डिनेट्स। बेसिस तो हमारे पास ये हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने पुट किया तो हमारे पास ये जो था कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ देखती हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी सा क्वेश्चन अगर डिफरेंट उनसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेक्टर ए, ठीक है, और बेसिस हमें ये बेसिस दे दिए और ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या किया A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये हमें बेसिस दी हुई है और ये हमारे पास क्या था वेक्टर, ठीक है। हमने लिखा अपना फार्मूला लिखा C1 A1, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज किया है कि बेसिस को हम B से जाहिर करते थे ना, उन्होंने A से अप कर दिया है, ठीक है। फिर हमने उसी तरह मल्टीप्लाई किया, पहले C1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, C1 को फिर 1 के साथ, फिर C1 को 0 फिर 0, ठीक है। इसी तरह C2 को पहले 1 के साथ, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, चारों के साथ अलग-अलग किया। फिर इन सब की जो फर्स्ट वैल्यू थी ना ये -C1, यहाँ सेकंड में अगर आए तो C2, इधर आए तो 0, इधर आए तो 0, ये हमने एक तक लिख दी, ठीक है। फिर हमने सेकंड वैल्यू सारों की देखी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। फिर नीचे से हमने सेकंड वैल्यू वो हमने सारों की लिख दी। फिर यहाँ से हमने सेकंड वैल्यू जो हमारी लास्ट बनती थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो जो प्लस और थे जो ख़त्म हो रहे थे वो तो हमारे पास है -C1 + C2 C3 C1 + C2, ये देखें ना, और यहाँ से हमारे पास आया C4, वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि -C1 + C2 की वैल्यू हम लेंगे 2, ठीक है। C1 + C2 की वैल्यू हम 0 लेंगे, -1 की वैल्यू C3 और जो 3 होगा वो हम लेंगे C4, ये देखें 3 जो था वो C4 के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
अब हमारे पास C3 की वैल्यू -1 और C4 की वैल्यू थी 3, ठीक है। हमारे पास C3 और C4 की वैल्यू है, 2 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नहीं है। कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं वो? C1 और C2। हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। ऐड किया तो हमारे पास देखो आंसर आया, ये था माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ठीक है, यहाँ पे था प्लस, ये दोनों कट हो गए, ये बना 2C2, ठीक है। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, और यहाँ 2C2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। हमारे पास C2, इसके बाद ये दोनों जब ख़त्म हो गए तो C2 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर C1 की वैल्यू पुट की, C2 की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे, ठीक है। तो C2 की वैल्यू थी हमारे पास 1, तो हमारे पास आंसर आ गया -1, ठीक है, ये आ गया। तो अब कोऑर्डिनेट 1 की वैल्यू था, कोऑर्डिनेट 1 जो था हमारे पास वो आ गया -1, कोऑर्डिनेट 2 जो था वो 1, कोऑर्डिनेट 3 जो था वो आ गया -1, कोऑर्डिनेट 4 वो आ गया 3, ठीक है। मेन जो हमारी चीज़ें थी वो हमारी कवर हो चुकी है। हमें पता चल गया कि बेसिस क्या होते हैं, वेक्टर क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट्स, बेसिस B1 B2 B3, वेक्टर x वाली होती हैं वैल्यूज़, कोऑर्डिनेट्स C होते हैं, ठीक है। और किसी भी बेसिस के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। ये कुछ MCQs टाइप के थी चीज़ें जो सबसे पहले, और अब इससे आपको समझ आ गया ना। अब हम थ्योरम भी आराम से देख सकते हैं कि थ्योरम में हमें इन्होंने क्या कहा था। सेम जैसे हमने फार्मूला पुट किया वैसे ही हमने थ्योरम था। ये हमें बेसिस दी हुई है, ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट्स दी हुई है, ये हमने अपना फार्मूला लगाया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर जो हमारे पास होता है वो C1 B1 C2 B2 CN BN तक जाता है, ठीक है। इसी तरह अब हम अगर C की जगह, कोऑर्डिनेट C की जगह पे कोई और भी लगा दें तो बेसिस से पहले वाला जो मैंने बताया था जो चीज़ें होती हैं ना वो कोऑर्डिनेट्स ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 3 को 2 में से, ठीक है। अब ये देखें, ये थी 3 और ये थी 2, तो हमारे पास जो था बेसिस कॉमन आ गई, वो आ गई बाहर, और जो ये थी C1 माइनस B1 ये आ गई बेसिस, इसमें से B1 कॉमन आ गया, इधर से B2 कॉमन आ गया, इधर से BN कॉमन आ गया, ठीक है। और इन बेसिस के लिए जो ये वाली हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स है जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये यूनिक है, ठीक है। ये याद रखनी है चीज़ कि किसी भी बेसिस के लिए जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स वो यूनिक होते हैं, ठीक है। इसमें हम चलते हैं अब आगे अपनी एग्जाम्पल की तरफ। हमारी मेन चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अब तक हो चुकी हैं कवर, ठीक है। ये वैसे आते तो नहीं है पेपर में, इतना कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन फिर मैं आपको ज़रा सा बता देती हूँ। वैसे लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, ठीक है। अब हम 1 to 1 कर रहे हैं, ठीक है। और R मैंने बताया था, R जो होता है वो एलिमेंट को शो करता है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बता दिया कि जो B1 है वो 1 0 और B2 जो हमारे पास है वो है 1 और 2, और X हमें उन्होंने दे दिया है वेक्टर, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट 1 and 6 गिवन द लोकेशन X, जो 1 और 6 है ना वो लोकेशन X पे हमें उन्होंने दे दी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि 1 यूनिट इन दी E1 डायरेक्शन एंड 6 यूनिट E2, मतलब जो 1 है ना वो है E1 में। 1 हमारे पास क्या था, देखें 1 और 6 ये वेक्टर दिए हुए थे ना, जो 1 है ना वो है हमारा ये रहा E1 में, ठीक है। और जो 6 था देखो ये रहा, ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ इस तरह लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हम x ले लेते हैं, नीचे वाली हम y ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस तरह और इस तरह करके अपने एक्सिस बनाएं, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y, नीचे वाले y जो होता है वो नेगेटिव और इस तरफ जो x होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें x और y जो हमने यहाँ पे लिए थे वो दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। ये आ गया 1x और y 6 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला x नीचे वाला y, यहाँ पे आ गया 1 पॉजिटिव में और जो 6 था वो भी पॉजिटिव में था, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने हमें बताई हुई है। खैर ये पेपर में वैसे आती तो नहीं है, लेकिन मैं हमने आपको कहा कि थोड़ा सा आपको बता दें। अब इसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे क्या कहा है, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। आपने इसमें कुछ भी नहीं ऐसा याद रखना, इसमें आपने याद रखना कि ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन से उनके आपने नाम याद रख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ दी हुई चीज़ें, यहाँ पे इन्होंने कहा लेट B1 B2 और x दिया हुआ है, 2 बेसिस दी हुई हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, C1 हमने अपना फार्मूला लगाया कि x, यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दिया कि x इक्वल टू, पहले x इक्वल इधर आता था, ठीक है ना, तो उन्होंने वैल्यूज़ पुट की, फिर उन्होंने यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई। अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने क्या किया है,
ये हमारे पास B1 बेस थी और ये थी B2, ठीक है, और ये C1 और C2 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे, ठीक है। जैसे उन्होंने सीधी सीधी बेस लिखे वैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया और ये हमारे पास वेक्टर था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ये देखें, जो 2 था वो ऐसे ही आ गया, जो -1 था वो इधर वैसे आ गया, जो 1 था वो भी इधर आ गया और जो ये था वो इधर आ गया। इन्होंने यहाँ पे उसका लिया इन्वर्स, ठीक है, मैट्रिक्स का। जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है ना वो होता है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट में जो ये वाले डायगोनल होते हैं ना, ये वाले, ये दोनों क्या होते हैं, इनकी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, सेम इस तरह। और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है। और जो हमने इनको, ये देखे ना, 2 यहाँ पे था, 2 नीचे चला जाएगा, 1 यहाँ पे था, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे हमने -1 कर देना है, क्योंकि नॉन डायगोनल के साइन चेंज होते हैं और जो डायगोनल होते हैं उनकी साइड चेंज होती है, ठीक है। 1/3 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो 1/3 था ना हमारे पास, जो हमारे पास 1/3 था, हमने उन सारों को इसके साथ एडजॉइंट कर रहे हैं ना, ये एडजॉइंट ए ले रहे हैं, तो उसके साथ क्या हमने डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इसको, ये जो हमारा वेक्टर था, ठीक है, वेक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इसको हमने 4 के साथ किया, इसको हमने 5 के साथ किया। जो B1 वाली थी उसको हमने 4 के साथ, और जो B2 वाली बेस थी उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, अब ये देखिए, जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास = 3/2 आता है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे पास 3/2 आ रहा है ना, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के बाद इन्हें ऐड भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये देखें, जब हम, ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा 5/3, ये आ जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा 10/3। अब ये देखें 4 और 5 और नीचे 3 थे, जब हम इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, नीचे तो 3 रहेगा, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 5 + 9, वो कितने हो जाएंगे 9। 3 जब ऊपर से 9 से कटिंग होगा तो 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो 3 आ गया। इसी तरह ये है, तो हमने फिर क्या करना है कि हमारे पास -4 + 5 था, ठीक है, सॉरी -4 आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 + 10 क्या हो गया, -4 + 10 आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6/3 आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, कटिंग करेंगे तो हमारे पास आ गया 2, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे पहले, फिर इन्हें हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। खैर इसमें आपको याद करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अब जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इसमें हमने जो ये वाला थ्योरम है ना, कोऑर्डिनेट मैपिंग, ठीक है, इसमें उन्होंने 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जब हम किसी चीज़ को ऐड कर रहे हो ना, ठीक है, पहले हमने किसी चीज़, 2 चीज़ें ली, ठीक है, उन्हें हमने ऐड किया, ऐड करके वो सेम वैसी ही बनती हैं, अगर हम उनको सेपरेट करें तो वो फिर भी वैसी बनती हैं, ठीक है। यही देखें, जब हमने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर हम दोनों को अलग-अलग करेंगे, ठीक है, फिर भी वो एक ही चीज़ बनेगी, लेकिन अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे फिर भी एक ही चीज़ बनेगी, ठीक है ना। तो इसमें हमें मैपिंग में जो था, कोऑर्डिनेट थ्योरम मैपिंग में हमें इन्होंने बस यही बताया हुआ है। खैर मेन चीज़ें जो थी इस लेक्चर की वो मैं आपको सबसे पहले ऊपर समझा चुकी हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, इसमें इन्होंने वही कहा है कि अगर हम इन्हें ऐड वगैरह करते हैं, ठीक है, तो फिर वही चीज़ बनेगी जो हम इन्हें सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके भी आंसर वही आएगा। जब अगर हम उन्हें ऐड कर देंगे तो भी ठीक है, अगर हम उन्हें सेपरेट कर देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। ये थी इसमें मेन चीज़ें, बाकी वही एग्जाम्पल वही चीज़ें, किसी में हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, किसी में हमने बेसिस फाइंड करनी है, किसी में हमने वेक्टर फाइंड करना है, यही वाली चीज़ उन्होंने बार बार रिपीट की हुई है। इसके साथ ही होता है हमारा लेक्चर नंबर 23 कवर, ठीक है। लेक्चर नंबर 24 नेक्स्ट इंशाल्लाह कल कंप्लीट करके मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।